हेलो स्टूडेंट्स। तो आज फिर से मैं के.एन. साहनी आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ एक नए वीडियो के साथ। और दोस्तों आज हम लोग क्लास 12th क्लास 12th में मैथ्स का एक वीडियो लेके आ रहे हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 4th, जिसको हम लोग हिंदी में आव्यूह नाम से जानते हैं, जिसको इंग्लिश में मैट्रिसेस कहते हैं। ठीक है दोस्तों। और स्टूडेंट्स ये मैथ्स का जो सेक्शन है आपके लिए बिल्कुल न्यू सेक्शन है, इसलिए एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ के इसकी पढ़ाई पढ़िए, क्योंकि बिल्कुल नई चीज है आपके लिए। अब तक इसको आपने सुना होगा लेकिन पढ़ा नहीं होगा, इसलिए बिल्कुल ये नई चीज आपके लिए होने जा रही है। ठीक है। तो जिसमें आव्यूह में हम लोग कुछ पहले इस समरी के अंतर्गत हम लोग एक्सप्लेनेशन करेंगे, जिसमें सबसे पहले दोस्तों इसका हम लोग इंट्रोडक्शन लेते हैं कि वास्तव में ये आव्यूह या मैट्रिसेस है क्या, इसका स्टार्टिंग मैथ्स में इसका क्या सपोर्टिंग रोल है। तो दोस्तों पहले ये जान लो कि मैट्रिसेस का जो यूज एक्चुअल में किया गया था, वो जो समीकरण हल किए जाते थे, युगपत समीकरण जिसको कहते हो, साइमल्टेनियस इक्वेशंस, जैसे अक्सर मिलता था ना कि 3x + 4y + 7 = 0 या x - y + 8 = 0, ऐसे इक्वेशंस को आप सॉल्व करते हो, इसको हम लोग युगपत समीकरण या साइमल्टेनियस इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है। तो इन इक्वेशंस को इजीली सॉल्व करने के लिए ही इसका एक प्रकार से विकास किया गया, और इसका श्रेय जो है जाता है एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे सन 1850 में, जे सिल्वेस्टर। ये दोस्तों जे सिल्वेस्टर सन 1850 में इन्होंने सबसे पहले इसकी शुरुआत की, लेकिन ये बहुत ज्यादा इसको अच्छे से पैकअप नहीं कर पाए। बस इन्होंने स्टार्टिंग दिया था, लेकिन सबसे अच्छा जो इसका प्रतिपादन करके हमको मैथ के सेक्शन में डाला, मैथ के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया, वो जाता है सन 1800 आई थिंक 85। दोस्तों ये थोड़ा सा डाउटफुल है, बट सन 1858 या 85 में ये आर्थर कैले, इन साइंटिस्ट को जाता है। एक्चुअल में जो आव्यूह का प्रतिपादन किया था ये आर्थर कैले ने किया था। ये थोड़ा सा आपके नॉलेज के लिए जानना जरूरी होता है, भाई अच्छी चीजें हैं आपके पास, किसने दिया, कहाँ से आया, थोड़ा सा जानकारी चाहिए। हालांकि सिलेबस के लिए आपका बहुत ज्यादा इसका रोल नहीं है। तो चलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों अब हम ये देखेंगे कि ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन आपने देखा है, इसका यूज भी समझ लीजिए। एक्चुअल में देखिए, जो ये सेक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, इसका यूज हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक्स एरिया में, कॉमर्शियल एरिया में यानी कि बैंकिंग एरिया में, और मैथमेटिक्स एरिया में तो आप पढ़ने ही जा रहे हो, उसका देखोगे क्या क्या यूज है। तो ऐसे डिफरेंट एरियाज में, इसके इंजीनियरिंग एरिया में भी इसका अच्छा खासा यूज है। तो दोस्तों इसका यूज जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे मिलता रहेगा आपको, तो इसलिए ये एक यूजफुल टॉपिक है। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, इस सेक्शन में हम लोग चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे, दोनों को मिला करके। बोर्ड एग्जाम्स में आपको 13 मार्क्स अलाउड है, 13 मार्क्स इसके लिए अलाउड है दोस्तों, ये ध्यान रखिएगा। तो 2 ही चैप्टर है, लेकिन अच्छा चैप्टर है, इसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी किए जाते हैं, इसका भी विशेष ध्यान रखेंगे आप। चलिए ये तो बात है, लेकिन आगे चलते हैं अब इसके डेफिनेशन की ओर। एक्चुअल में जो आव्यूह है, इसका निर्माण कैसे हुआ, ये बना कैसे, इसका कंस्ट्रक्शन कैसे किया गया। तो देखिए परिभाषा में ये जो दिया गया कि एक्चुअल में हमारे पास कुछ जो डेटा होते हैं, जो रॉ मटेरियल्स है, रॉ डेटा कह लीजिए, हमारे पास ये डाटा जो है न्यूमेरल फॉर्म में भी हो सकते हैं और फंक्शनल फॉर्म में भी हो सकते हैं। ठीक है।
यानी कुछ ऐसे कलेक्शन डेटाज हैं जो कि न्यूमेरल फॉर्म में भी हो सकते हैं और फंक्शनल फॉर्म में, मत यानी कि आंकिक संख्याएं होंगी या तो फलन होंगे, या तो आंकिक संख्याएं होंगी, और उन आंकड़ों को एक स्पेशल फॉर्म में लिखा जाता है और एक्चुअल में हम उसको लिखते हैं इस ब्रैकेट के अंदर। इस ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। उसका लिखने का तरीका, हम इसको रो एंड कॉलम वाइज इसको ऐसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में प्रेजेंट करते हैं। लेकिन इसको हम लोग ऐसे भी साइन का यूज करते हैं और कहीं कहीं इस साइन का भी दोस्तों यूज होता है ऐसे। एक्चुअल में हम लोग इस क्लास में ज्यादातर इस सेक्शन को, इसी नोटेशन को यूज करेंगे। ये आपको हायर क्लासेस में दोस्तों मिल सकता है, मिलेगा ये, लेकिन अभी फिलहाल इंटरमीडिएट बेस पे हम लोग इसी सेक्शन का यूज करेंगे। जो नोटेशन होगा हमारा यही होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आइए समझते हैं। मैंने पहले बोला कि कुछ हमारे पास डेटाज हैं या फंक्शनल डेटा जैसे हैं, और उनको हम लोग रो और कॉलम में ऐसे सजा करके और उसको इस ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं, या इसके अंदर भी रखिए चाहे इसके अंदर रखिए। तो इस नोटेशन को ही हम लोग आविव बोलते हैं, जिसको हम लोग मैट्रिक्स भी कहते हैं। ठीक है, जैसे सपोज करो मैं यहां लिख दिया 325139। ठीक है, इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x y z एंड सो ऑन, ऐसे लिख सकते हो आप दोस्तों। तो इस नोटेशन को ही हम लोग बोलते हैं आविव या मैट्रिसेस। ठीक है दोस्तों, तो डेफिनेशन में आपको अगर यूज करना तो हम लोग लिख सकते हैं कि हम जब किसी आंकड़े या फलन को पंक्तियों तथा स्तंभों में सजा करके इस ब्रैकेट अथवा इसके अंदर जब समायोजित करते हैं तो इसे हम आविव मैट्रिक्स कहते हैं। ओके, इफ वी हैव सम raw data in the form of number or function, that if we are present in the form of rows and column with the bracket of this, then this notation is called matrix. Okay, तो ठीक है दोस्तों, ये तो डेफिनेशन आपने दे दिया और इसी में नोटेशन में मैंने आपको समझा दिया कि इसका निरूपण कैसे किया जाता है। तो इसको हम लोग आविव नाम से जानेंगे। और अब अपना माइंड फोकस करिए दोस्तों इस नोटेशन की तरफ, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं, तो इसको विशेष ध्यान रखिएगा कि कैसे आप इसको हैंडल करोगे। अब अपना माइंड टोटल फोकस कर जाओ इस सिंबल की ओर, उसको आप हटा लो, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि इसे हम लोग अभी इस क्लास में इस नोटेशन को नहीं देखेंगे। ठीक है, तो ये नोटेशन भी हो गया। लेकिन दोस्तों इसमें एक अच्छी चीज क्रम अथवा कोटि, ये ध्यान रखिएगा, ये सेक्शन अच्छे हैं जो आपको जानना जरूरी है। देखिए दोस्तों, क्रम अथवा कोटि एक्चुअल में देखो होता क्या है कि ये जब हम लोग ऐसे वाले सेक्शन को जब बोलेंगे, इसको हम लोग रो बोलते हैं, ये रो है। लेकिन दोस्तों अगर इसी को हम लोग एक्स वाई जेड ए बी सी 1 2 3 कुछ ऐसे अगर कर लें तो इसको हम लोग बोलते हैं, ऐसे जो सेक्शन दोस्तों ये वाला है इसको हम लोग कॉलम्स बोलते हैं। ठीक है, इसको रोज बोलते हैं दोस्तों। तो एक्चुअल में क्रम या कोटि जब डिफाइन होती है तो इस समय ये रो है और ये है इसका कॉलम। हिंदी में इसको हम लोग पंक्ति और इसको स्तंभ कहते हैं। यानी कि अब जरा देखो, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पहली पंक्ति ये दूसरी पंक्ति है, या पहली लाइन दूसरी लाइन। इसी तरह से ये पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ। ठीक है, तो इसको दोस्तों हम लोग नोटेशन में जब दिखाएंगे तो इसको बोलेंगे R1, इसको R2। दोस्तों इसको हम लोग कहेंगे इसको ऐसे ले लेते हैं, तो इसको हम बोलेंगे C1, ये है C2 और ये है C3। मीन्स कॉलम को हम लोग C1 C2 ऐसे दिखाएंगे, रोज को हम लोग R1 R2 R3 ऐसे दिखाएंगे। ठीक है, तो ये R1 R2 रोज होंगे और ये ऐसे कॉलम्स होंगे। इसका अंतर आप समझते रहिएगा दोस्तों।
तो अब क्रम या कोटि जब नाम आता है कि किसी आव्यूह का क्रम या कोटि से क्या तात्पर्य है, व्हाट इज मीन बाय द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में दोस्तों लिखते समय यह ध्यान रखा जाता है कि जैसे इस समय इसमें 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। ऐसे अगर मैं कर दूं इसको तो C1, C2 एंड C3, तो 2 रोज है और 3 कॉलम। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इसका ऑर्डर जो देखेंगे कि इस आव्यूह का जो क्रम है वो 2 into 3 बोलेंगे। लिखते समय रो को हम पहले लिखेंगे और कॉलम को हमेशा बाद में लिखेंगे, यही इसका ऑर्डर बोला जाएगा। इसी तरह से इसमें आएंगे तो 3 रोज हैं, जैसे ऐसे लेके चलेंगे इसी तरह से, तो ये R1, R2 एंड R3। तो दोस्तों इसका ऑर्डर जो होगा वो 3/3 का होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए इस आव्यूह को हम लोग कैपिटल A कहें और इस आव्यूह को कैपिटल B कहें। जैसे सपोज करो दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल एंड दिस इज डिनोटेड बाय कैपिटल B। तो अब आपको लिखना होगा जब, तो लिख सकते हो कि ऑर्डर ऑफ A, तो इसको 2 into 3 बोलेंगे। ठीक है, लेकिन इसका ऑर्डर लिखना होगा तब क्या लिखोगे, ऑर्डर ऑफ B इज इक्वल टू 3/3। तो इसको दोस्तों ऑर्डर या हिंदी में हम लोग क्रम बोलते हैं। जैसे कि आव्यूह A का क्रम या कोटि, 2 नाम से जानते हैं, क्रम या कोटि, इसी को ऑर्डर बोलते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 2/3, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 3/3। हमेशा ध्यान रखेगा रो को पहले लिखेंगे और कॉलम को बाद में लिखेंगे, बिल्कुल। और जैसे ही अगर उल्टा लिख दोगे तो ये समझ लो गलत हो जाएगा। ध्यान रखना कि हम पहले देखते हैं कितने रोज हैं, कितनी पंक्तियां हैं, और बाद में देखते हैं कि कितने स्तंभ हैं या कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, तो ये क्रम अथवा कोटि इसका प्राप्त आपने किया। ठीक है, समझ जाएंगे अब कि क्रम या कोटि कैसे लिखी जाएगी। दोस्तों शॉर्ट में इसको हम लोग, ये तो बड़े बड़े लिखने में दिक्कत होती है तो छोटा करके भी लिखा जाता है। जैसे आप इसको देखो, अब मैं इसको चाहूं तो ऐसे भी लिख सकता हूं, इसके अंदर जो AIJ यम क्रॉस यन, ये एक किसी आव्यूह को शॉर्टकट में लिखने का तरीका है। ये भी समझ लीजिए क्योंकि ये लैंग्वेज हम लोग ज्यादा यूज करने वाले हैं। ये तो मैंने डिटेल एक्सप्लेन करके लिखा, लेकिन शॉर्ट में छोटे में अगर लिखना है, बार बार इतनी बड़ी बड़ी चीजों को लिखना परेशानी का कारण बनता है, टाइम लॉस होता है। तो दोस्तों उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने का जो तरीका है कुछ ऐसे लिखा जाता है। इसमें जरा मतलब आप समझ लो अच्छे से क्या है कि आव्यूह A बराबर अगर AIJ M क्रॉस N लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये जो अवयव है इस समय I में पंक्ति और J में रो का स्तंभ है, और यम क्रॉस N का मतलब होगा कि ये जो आव्यूह है यम पंक्तियां हैं और N स्तंभ है इसमें। ठीक है, जैसे इसको अगर मैं डिटेल फॉर्म में ऐसे लिख दूं, ऐसे डिटेल लिखूंगा तो यहां पे लिखना होगा A11, A12, A13, ऐसे ही A1 यन, क्योंकि यन स्तंभ है ना। इसी तरह से दोस्तों यहां लिखोगे तो A21, A22, A23, तो यहाँ पे 2n लिखोगे दोस्तों। ऐसे ही आओगे आप नीचे, ऐसे ही डैश करते चले आओगे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या लिखोगे AM1, AM2, AM3, और यहाँ पे दोस्तों AMN। देखो इसका शॉर्ट फॉर्म यह, लेकिन ओपन करोगे तो कुछ इतना बड़ा ऐसे दिखेगा। ठीक है, जहां भी A11 का मतलब हुआ कि ये पहले रो और पहले कॉलम का सदस्य है, ये पहले पंक्ति दूसरे कॉलम का सदस्य है, पहली पंक्ति तीसरे कॉलम का सदस्य है, पहली पंक्ति nवें कॉलम का सदस्य है ये। ठीक है, इसी तरह से ये दूसरी पंक्ति में आप आ गए लेकिन कॉलम तो पहला है, तो A21 इसका पता, ये एड्रेस है, एक अवयव का एड्रेस है ये, यानी कि इसके अंदर जो अवयव है उसका पता बताना होगा, तब आपको ऐसे A21 मतलब दूसरे पंक्ति पर, जैसे कि A21 का नाम इसमें इसको बोलोगे ना, ये दूसरे पंक्ति पहले रो का कॉलम का सदस्य है ना, तो इसका एड्रेस A21 है, इसका एड्रेस A23 हो जाएगा।
दूसरे पंक्ति तीसरे कॉलम का सदस्य है। इसी तरह से दोस्तों इसका नाम अगर लेना हो तो क्या बोलोगे, A22 होगा ना, दूसरी पंक्ति और दूसरे कॉलम का सदस्य है। तो ये दोस्तों किसी अवयव का पता होता है, एड्रेस होता है कि वो कहाँ पे है, किस लोकेशन पे है। तो उस लोकेशन को नाम लेने के लिए कुछ ऐसे हम लोग दिखाते हैं, और इसी को शॉर्टकट में देखो यहाँ पे लिखा गया है। यहाँ आगे लिखना पड़ेगा, जहां पे आई का मतलब होगा ये लेस देन और इक्वल टू एम होगा, और जे की वैल्यू है लेस देन और इक्वल टू एन होगी। ये पूरा शॉर्ट नोटेशन में किसी भी एलिमेंट का पता बताने का तरीका है दोस्तों, या बल्कि नोट में आप लिख लोगे कहीं तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि यहाँ पे आई जे के का जो मतलब है वो क्या है, एम एन का मतलब क्या है, और ए का मतलब कुछ भी हो सकता है, यहाँ एलिमेंट है जो अवयव है। ठीक है, तो ये दोस्तों किसी भी अवयव का क्रम अथवा कोटि या ऑर्डर पे कुछ बातें मैंने समझाया, और ये नोटेशन को थोड़ा शॉर्ट और उसका एक्सटेंड फॉर्म दोनों क्या है ये, तो ये इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा कैसे लिखा जाएगा इसको। ठीक है दोस्तों, अभी भी ना समझ में आया, जैसे आप सपोज करो कि ये बी है, अवयव बी है, तो कोई भी जैसे पकड़ आप यहाँ पे वाई को कोई पूछे कि इसका एड्रेस बताओ, इसका कहाँ है, तो इसका एड्रेस क्या होगा, ये पहले रो दूसरे कॉलम का सदस्य है ना, तो 1 2 बोलोगे, 1 2 यानी पहले रो दूसरे कॉलम का सदस्य है। इसको क्या बोलोगे, 3 3, इसको क्या बोलोगे, 1 3, इसको क्या बोलोगे, 3 1। तो ऐसे बोलते चले जाओ, ये एड्रेस से पता करने का। लेकिन इस बड़े बड़े चीजों को शॉर्ट में जब ऐसे मैं लिखूंगा तो वहां आपको अलर्ट रहना होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ अच्छे से कि कैसे लिखा गया है। ठीक है ना। और इसके बाद किसी अवयव में जब अवयवों की संख्या आपको पता करनी हो दोस्तों, तो क्या करोगे, अवयव में अवयवों की संख्या, ये मैंने इसमें लिखा नहीं है, लेकिन आप इसके आगे अवयव में अवयवों की संख्या हेडिंग डाल के लिख सकते हो। देखो, यदि कोई अवयव दे दिया गया है हमको ए आई जे एम क्रॉस एन, मतलब क्या है इसका समझा दिया गया है। ठीक है, तो अगर अवयव ए बराबर इतना है तो इसमें अवयवों की संख्या कैसे लिखोगे, अवयव ए में अवयवों की संख्या बराबर बस यम क्रॉस एन का, तो यानी कि जो उसके किसी भी अवयव में अवयवों की संख्या अगर पता लगाना हो तो यम गुणे एन कर दो। जैसे इसमें अभी इसके पहले मैंने लिखा था, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल छोटा सा ले लो, ए बी सी एक्स वाई जेड 1 2 3 3 0 5। चलो, अब इसमें कोई पूछे कि कितने अवयव हैं, तो उसका क्रम और अवयव से क्या रिलेशन है, तो भैया देखो इसमें पंक्तियों की संख्या 1 2 3 4 है, तो यहाँ 4 पंक्तियां हैं और 1 2 3 स्तंभ है, तो इसका ऑर्डर लिख लो 4/3 हो गया ना, इसका ऑर्डर 4/3 हो गया ना। तो ऑर्डर 4/3 अगर हो गया तो अब अवयवों की संख्या पता लगाना है, तो 4 3 12 हो जाएगा, ये अवयवों की संख्या हो जाएगा, 4 3 12। तो इसमें कुल 12 अवयव दिखेंगे, अवयव या एलिमेंट उसको आप कह सकते हो। तो इसमें देख लो 4 3 12 मिल जाएगा आपको। तो ये छोटा छोटा मतलब कि ये सेक्शन टिप्स बताया जा रहा है कि जिससे आपको इजी फील हो, आगे असुविधा ना हो कोई। तो किसी अवयव में अवयवों की संख्या कैसे पता लगाओगे ये बता दिया गया दोस्तों। ठीक है, चलिए जल्दी से, अब ये नोटेशन भी समझ में आ गया होगा, तो अब चलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक, अवयवों के प्रकार में। ठीक है, ये तो अभी बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया गया, किसी अवयव को कैसे प्रेजेंट करोगे आप। ठीक है, ये प्रेजेंट करने का तरीका हमने देखा। जल्दी से अब आइए इसके आगे दोस्तों, देखिए अवयवों के प्रकार में बहुत जल्दी जल्दी देखेंगे, क्योंकि ये आपको जरूरत लिखने का नहीं है, बस समझने का है। मैं जल्दी जल्दी उसको, क्योंकि नाम में ही सब बिल्कुल इजी फील हो, बिल्कुल इजीली समझ में आएगा। ज्यादातर हमको जो जरूरत पड़ेगी वो कुछ ऐसे है, जिसमें कि स्क्वायर मैट्रिक्स, ये हमको जरूरत पड़ेगी, और इसी के बाद इसमें अभी हम पढ़ेंगे इकाई या अवयव, कुछ ऐसे जो जरूरत की चीजें हैं वो आपको ज्यादा अच्छे से जानना है। चलिए जल्दी से क्षैतिज अवयव की बात हम लोग कर लेते हैं। देखो, क्षैतिज अवयव का मतलब होगा, सुनते जाइएगा ध्यान से, क्षैतिज अवयव का मतलब कि ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियां तो कम हो लेकिन स्तंभ ज्यादा।
बस। पंक्तियों की संख्या कम हो और स्तंभों की संख्या ज्यादा हो। तो आप जैसे ए बी सी एक्स वाई जेड हो गया ना, तो ये 2/3 का है, तो इसको आप बोलोगे क्षैतिज अवयव, इंग्लिश में हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहेंगे। और बिल्कुल इजी समझना भैया, तो जैसे कोई लेटा हो, इसीलिए इसका नाम हॉरिजॉन्टल। कोई व्यक्ति लंबा में ऐसे खड़ा, लेकिन जब लेट जाएगा तो उसको क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल अवयव कहोगे, ठीक है। और वही व्यक्ति जब खड़ा हो जाएगा तो अब क्या होगा, ये उल्टा हो जाएगा। यानी कि अब हम ऐसे 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर लिए, तो ये 3/2 का हो गया। तो इसको हम बोल देंगे ऊर्ध्वाधर मैट्रिक्स, ऊर्ध्वाधर अवयव वर्टिकल मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब इसमें वही उलट लेना कि जैसे कि पंक्तियों की संख्या ज्यादा होनी चाहिए, स्तंभों की संख्या कम होनी चाहिए, तब इसको ऊर्ध्वाधर अवयव है वर्टिकल मैट्रिक्स आप कहोगे, ठीक है। इसके बाद आ जाओ पंक्ति अवयव में। पंक्ति अवयव का मतलब दोस्तों बस इतना है कि जिसमें केवल एक ही पंक्ति, जैसे ए बी सी ऐसे, ये 1/3 का है। तो डेफिनेशन में बस पंक्ति अवयव का मतलब इसको रो मैट्रिक्स कहते हैं, जिसमें केवल एक पंक्ति हो, स्तंभ चाहे जितने हो, उससे नहीं मतलब। जिसमें केवल एक ही पंक्ति हो उसको पंक्ति अवयव हम बोलते हैं, या इंग्लिश में रो मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है। अब उसी तरह से स्तंभ अवयव का कॉलम मैट्रिक्स का मतलब, जब इसमें ऐसे कर लो इसको, तो ये स्तंभ अवयव, इसमें 3/1। अब इसमें क्या बोलोगे, जिसमें केवल एक ही स्तंभ हो, पंक्तियां चाहे जितनी हो लेकिन स्तंभ एक ही होना चाहिए, तब इसको हम लोग बोलेंगे कॉलम मैट्रिक्स। जैसे खंभा खड़ा हो, ठीक है, और ये लेट जाए, तो ये पंक्ति की तरह दिख रहा है, ये स्तंभ की तरह दिख रहा है, तो पंक्ति अवयव और स्तंभ अवयव हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों आते हैं शून्य अवयव में। शून्य, जीरो और नल मैट्रिक्स इसको कहते हैं दोस्तों, बिल्कुल इजी। जिसमें ध्यान रखना, जिसमें सारे जो एलिमेंट है सब 0 0 0 दिख जाए, सब 0 0 दिखाई दे, तो इसको हम लोग नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं, ठीक है। और जीरो मैट्रिक्स को दिखाने का भी एक तरीका होगा दोस्तों, ये हम लोग ओ से दिखाते हैं। कभी भी नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स को आप देखोगे कैपिटल ओ से हम लोग दिखाएंगे। अब इसी को कुछ लोग जीरो भी बोलते हैं, कुछ लोग ओ, लेकिन सिंबल है इसलिए हम लोग ओ ही बोलेंगे इसको, ठीक है। ये जीरो मैट्रिक्स को दिखाने का तरीका होगा दोस्तों। तो ये शून्य अवयव समझ में आ गया होगा। और अब आ जाइए वर्ग अवयव में दोस्तों। तो अब तो समझ गए होंगे कि वर्ग अवयव का मतलब जिसमें पंक्ति और स्तंभों की संख्या बिल्कुल बराबर हो, बस दैट्स ऑल। तो ये भी समझ में आ गया होगा वर्ग अवयव। वर्ग अवयव का मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स इट मीन्स कि जिसमें रो एंड कॉलम बोथ आर इक्वल। जैसे सपोज करो ये 2 2 1 5 है, तो ये 2/2 का है। इसी तरह से 1 2 3 4 5 0 1 9, तो ये 3/3 का। तो ये सब स्क्वायर मैट्रिक्स है या वर्ग अवयव कह सकते हो। और वर्ग अवयव को जो क्रम होता है, कभी कभी जैसे कोई पूछे कि वर्ग अवयव का क्रम 2/2, तो 2/2 ना बोलकर के केवल 2 ऑर्डर भी बोल सकते हो। जैसे कि सेकेंड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, थर्ड ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि थर्ड ऑर्डर बोल दिया गया तो स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, वर्ग अवयव है, तो पता ही है कि इसमें पंक्ति स्तंभ दोनों बराबर होंगे, तो केवल थर्ड ऑर्डर बोल दिया जाता है। शॉर्टकट में केवल एक ही नाम लिया जाता, थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर, ऐसे, ठीक है। तो ये वर्ग अवयव हो गया। इसके बाद आइए दोस्तों विकर्ण अवयव। विकर्ण अवयव सबसे पहले ये जान लो, अब यहां से शुरुआत जो कुछ हम डेफिनेशन देंगे ज्यादातर सब वर्ग अवयव पर ही आधारित है, ध्यान रखिएगा, वर्ग अवयव पर ही आधारित होगा, ये ध्यान रखिए। तो अब इसके बाद जो विकर्ण अवयव की बात अगर करोगे, तो विकर्ण अवयव सबसे पहले ये जान लो कि ये वर्ग अवयव होना चाहिए, पहली बात ध्यान रखिएगा। ये सारे डेफिनेशन मल्टीप्लाई स्क्वायर मैट्रिक्स है दोस्तों। और वर्ग अवयव में जो विकर्ण की वजह से कि मान लो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये दोस्तों ऐसे स्क्वायर मैट्रिक्स ही होना चाहिए। अब तुम 2/2 लो, चाहे 3/3 लो, 4/4 लो, जो इच्छा लो, लेकिन वर्ग अवयव ही होना चाहिए।
तो ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका जो आप देखे वर्ग है, तो इसमें एक विकर्ण ये होगा और एक विकर्ण ये भी होगा। लेकिन ध्यान रखिए दोस्तों, इस विकर्ण को हम लोग मुख्य विकर्ण के नाम से जानते हैं। मुख्य विकर्ण या इंग्लिश में हम लोग लीडिंग डायगोनल कहते हैं दोस्तों। इंग्लिश में इसको हम लोग लीडिंग डायगोनल कहते हैं। हमेशा ध्यान रखिए, जब भी मुख्य विकर्ण या लीडिंग डायगोनल की बात आएगी, लेफ्ट टू राइट चले, ये इसको लेना, इसको नहीं लेना है, समझ गए? तो इसको मुख्य विकर्ण कहेंगे। लेकिन विकर्ण आव्यूह कहोगे किसको, या डायगोनल मैट्रिक्स है क्या? तो अब आ जाओ डेफिनेशन पे। विकर्ण आव्यूह का अगर डेफिनेशन लेना चाहोगे तो आप कह सकते हो कि ऐसा वर्ग आव्यूह, कोई भी वर्ग, ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण पर केवल अवयव दिखाई देने चाहिए। जैसे कि मान लो एक्स वाई जेड हो, बाकी लेकिन सारे अवयव 0 0 होने चाहिए। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये जो मुख्य विकर्ण इसका है, ये इसी पे कोई ना कोई अवयव होना चाहिए, बाकी सबको 0 होना चाहिए, तब इसको बोलोगे विकर्ण या डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इंग्लिश में अगर लिखना हो लिख सकते हो आप, इफ इन एनी स्क्वायर मैट्रिक्स except the leading diagonal elements, all the elements are 0, then that matrix is called square diagonal matrix। ठीक है, यानी कि मुख्य विकर्ण को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट 0 होने चाहिए, तब इसको हम कहेंगे विकर्ण आव्यूह है डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, लेकिन इसी के बाद आदिश आव्यूह या हम लोग स्केलर मैट्रिक्स भी इसको आदिश आव्यूह या स्केलर मैट्रिक्स उसको बोलते हैं दोस्तों। तो आदिश और स्केलर आव्यूह में बस एक चीज चेंज हो जाएगा कि अब ये जो मुख्य विकर्ण है, ध्यान से देखिए, इसके एलिमेंट सभी इक्वल होने चाहिए, बस ये ध्यान रखा जाता है, तब ये आदिश आव्यूह या स्केलर मैट्रिक्स बोल दिया जाता है। ठीक है ना, जो मुख्य विकर्ण के सभी अवयव, ये विकर्ण आव्यूह ही होना चाहिए, लेकिन मुख्य विकर्ण के जो एलिमेंट है डिफरेंट नहीं बल्कि सिमिलर होना चाहिए बस, तब इसको हम लोग बोलेंगे आदिश आव्यूह। ठीक है, तो ये दोस्तों कुछ डेफिनेशन आपको मैंने समझाया। अब जरा इसको अभी और एक दो है दोस्तों समझते हैं। इसके बाद दोस्तों आ जाइए 7 8 ये हुआ है, 9th पे ले लेते हैं दोस्तों। 9th पे लेते हैं यूनिट आर आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हिंदी में इकाई आव्यूह बोलते हैं दोस्तों, इकाई या तत्समक आव्यूह। जिसको इंग्लिश में हम लोग यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये दोस्तों 9th नंबर है, इकाई या तत्समक आव्यूह, जिसको यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी आप डेफिनेशन लोगे कि ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई होना चाहिए तथा शेष सभी अवयव शून्य होने चाहिए। ये है दोस्तों, ठीक है ना। कुछ गड़बड़ एक यहां भी है, ठीक है। तो फिर से देखिए, इकाई या तत्समक आव्यूह किसको बोलोगे? ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका मुख्य विकर्ण के सभी अवयव इकाई हो तथा शेष अवयव शून्य हो, तो उसे इकाई या तत्समक आव्यूह कहेंगे। ठीक है, ओके। A square matrix in which all the matrix of leading diagonal are 1 or unity and other elements are 0, then this matrix is called unit matrix or identity matrix. ओके, तो ये लेकिन यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स को शो करने का तरीका दोस्तों ध्यान रखिएगा। जैसे कि मान लो ये 4x4 का है ना,
तो इसको हम शॉर्टकट में I4 बोल देंगे। ठीक है। इसी तरह से दोस्तों अगर 2x2 का मैट्रिक्स है, इकाई आव्यूह है, तो इसको बोल देंगे हम लोग I2 बोल देंगे। इसी तरह से दोस्तों अगर I3 करना हो तब क्या करोगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो शॉर्टकट में आइडेंटिटी या इकाई मैट्रिक्स को दिखाने का तरीका होगा I2 I3 I4 ऐसे। ठीक है दोस्तों, तो ये इकाई तत्समक आव्यूह भी आपने देख लिया। चलिए दोस्तों, इसी के बाद एक दो और समझ लिया जाए। अभी इकाई मैट्रिक्स आपने जान लिया। अब इसके बाद दोस्तों 9th था ये, 10th नंबर पे हम एक जानते हैं ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह। ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह और एक होता है निम्न त्रिभुजीय आव्यूह। निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अपर ट्रायंगल मैट्रिक्स, और इसको लोअर ट्रायंगल मैट्रिक्स। इजी है दोस्तों। इसमें भी देखो कहा गया कि ऐसा वर्ग आव्यूह जिसमें ऐसा मतलब हम जैसे मान लो हम ऐसे त्रिभुज एक बना देते हैं कुछ इस तरह से, तो इस त्रिभुज में जो आधार इसका है ऐसे क्षैतिज है ना, ऊपर के साइड में है। लेकिन ध्यान रखिएगा इस पे अगर लिखना शुरू करोगे, जैसे कि मान लो यहाँ A B C D E F G H I J K L M N O P, ये मैंने लिख तो दिया, लेकिन जरा इसका मकसद आप अच्छे से जान लो कि एक्चुअल में है क्या, कि जैसे मैंने ये ट्रायंगल फॉर्म किया है तो इसके अंदर के एलिमेंट जो है सारे कुछ न कुछ होंगे, लेकिन बाकी ये जो एलिमेंट है दोस्तों पूरा जीरो होना चाहिए। ये टोटल जीरो होना चाहिए, ध्यान रखिएगा, ये है ना। जैसे मैंने त्रिभुज बनाया तो इसका आधार ऊपर साइड में है, तो इसको हम लोग ऊपरी त्रिभुजीय आव्यूह के नाम से जानते हैं, जिसका आधार ऊपर साइड में हॉरिजॉन्टल हो। ठीक है, लेकिन सारे एलिमेंट बाकी जीरो होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। इसको ऊपरी त्रिभुजी, तो निम्न त्रिभुजी में जस्ट ये उल्टा हो जाएगा दोस्तों। अगर मान लो हम ऐसे लिख दे, आधार को ऐसे जमीन पे ले आ दें, लेकिन ध्यान ये रखना है कि फिर से बाकी सभी, जैसे कि यहाँ कुछ लिखना है आप लिख दो, जैसे आप यहाँ 1 लिखो, 2 3 3 5 5 1 7 8, लेकिन मैंने क्या कहा था, केवल यहाँ पे एलिमेंट हो सकते, लेकिन ये इसको नहीं होना चाहिए। अब ये बोल लोगे निम्न त्रिभुजीय आव्यूह, क्योंकि उसका आधार नीचे साइड में आ गया दोस्तों। ठीक है, तो ये दोस्तों मैंने कुछ आव्यूहों के प्रकार आपको समझाया है। ठीक, और अब दोस्तों हम लोग चलते हैं आव्यूहों पे कुछ प्रॉपर्टी है, जरा उसको भी देख लिया जाए। आव्यूहों की कुछ प्रॉपर्टी दोस्तों देख लेते हैं। हाँ, आव्यूहों की समानता। अब ये नेक्स्ट टॉपिक में हम चल रहे हैं, आव्यूहों की समानता। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस।
यानी कि हमारे पास दो आव्यूह दिए गए हों तो दोनों आव्यूह समान कब बोले जाएंगे। कुछ कंडीशन है, जरा ध्यान समझिएगा इसको। जैसे दोस्तों आप ये समझ लो कि दो आव्यूह हमारे पास दिए गए, एक पहला आव्यूह ए है, इसको लिखने का अंदाज जरा समझ लीजिए क्या है। इसको मैं लिख रहा हूं यम क्रॉस यन का, ठीक है। और दोस्तों एक दूसरा आव्यूह बी है, इसको मैं लिख रहा हूं बी आई जे, और इसको लिख रहा हूं मैं पी क्रॉस के लिख दूं। और एक तीसरा आव्यूह सी आई जे यम क्रॉस यन, ऐसे लिख दूं मैं। अब जरा ध्यान से देखिए दोस्तों, हमारे पास तीन आव्यूह, हमको चेक करना है कि आव्यूह समान कब। पहले तो आप समझ लो कि अगर ए और बी कोई दो आव्यूह है तो ये दोनों आव्यूह समान तब होंगे जब, पहला शर्त ये है, पहले तो कंडीशन में ये आपको लाना होगा कि ये दोनों का क्रम समान होना चाहिए। क्रम समान हो, क्रम समान होंगे। यदि मान लीजिए कि यदि ए और बी दोनों बराबर है तो क्रम समान होंगे, और संगत अवयव समान होंगे। ये दो कंडीशन है दोस्तों। यानी हम कह सकते हैं इफ देयर आर टू मैट्रिक्स and for the both matrix if order of both the matrix are equal and the corresponding elements are also equal, then that elements are called equal matrix। ठीक है। अब जैसे सपोज करो कि एक आव्यूह ए को मैंने ले लिया, यहाँ पे 2 3 5 8 है दोस्तों, इसका क्रम 2/2 का है। और इसी तरह से मैट्रिक्स बी ले लिया तो इसका भी मान लीजिए 2 3 5 8, और इसका भी ऑर्डर 2/2। अब दो चीजों को देखा जाता है, दो आव्यूह समान कब होंगे, जब इसके ऑर्डर, ये इसका ऑर्डर ये इसका ऑर्डर, ये दोनों बराबर हैं। और देखो संगत अवयव का मतलब इसका 1 1 प्लेस वाला अवयव इसके 1 1 वाले प्लेस के इक्वल है ना, इसका 1 2 प्लेस 1 2 प्लेस, इसका 2 1 प्लेस 2 1 प्लेस 2 2 प्लेस 2 2 प्लेस, तो बराबर है ना। तब आप कह सकते हो कि ए बराबर बी। अब आ जाओ, इसी चीज को मैंने थोड़ा शॉर्ट में समझाया है। देखो ए और बी सी, इस समय इसका एलिमेंट ए आई जे है, ऑर्डर यम क्रॉस एन है। इसी तरह से सी का जो एलिमेंट है सी आई जे है यम क्रॉस एन। तो इसका ऑर्डर आप जो देख रहे हो ये तो इक्वल है ना, ऑर्डर इक्वल है। लेकिन अगर एलिमेंट देखा जाए, मैंने ए लिखा यहाँ सी लिखा है, तो संगत एलिमेंट बराबर नहीं होंगे। तो इसको मैं भी, अगर इसको भी मैं ए कर दूं तो अब आप देख सकते हो कि ये दोनों बराबर कहे जा सकते हैं, यानी कि ए इज इक्वल टू सी। लेकिन जो ए इज इक्वल टू बी अगर बोलोगे तो ये नाइंसाफी होगी, क्योंकि इसका तो पहले ऑर्डर ही बराबर नहीं है, बाद में एलिमेंट देखा जाएगा। संगत अवयव का मतलब है कि जिस जगह, जैसे कि ये 1 1 प्लेस है तो ये भी 1 1, ये 2 2 प्लेस है तो 2 2, 2 1 प्लेस है तो 2 1, ये बराबर होने चाहिए, तभी आप कह सकते हो कि ये दो आव्यूह समान होंगे। समझ में आ गया कि दो आव्यूह समान कब होंगे, मीनिंग समझ में आ गया ना। ये आव्यूहों की समानता बोली जाती है दोस्तों। और अब आ जाओ जल्दी से हम लोग, ये तो आव्यूह समान कब होंगे आप समझ लिए। और अब हम लोग चलते हैं आव्यूहों पर, कुछ गणितीय संक्रियाएं हैं उनको देख लिया जाए जल्दी जल्दी, कि आव्यूहों को जोड़ना घटाना कैसे है, गुणा कैसे किया जाता है। कुछ अब धीरे धीरे हम प्रॉपर्टीज की ओर चल रहे हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं आव्यूहों पर संक्रियाएं। आव्यूहों पर गणितीय संक्रियाएं, यानी कि मैथमेटिकल एक्टिविटी ऑन
मैट्रिसेज, जिसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे आव्यूहों का योग। दोस्तों, आव्यूहों का योग यानी कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेज। एडिशन ऑफ मैट्रिसेज में दोस्तों, जैसे सपोज करो, पहले डेफिनेशन जानो कि मान लो हमारे पास एक आव्यूह ए है, ए आई जे है, इसका ऑर्डर यम क्रॉस यन है, और एक आव्यूह बी है, इसका बी आई जे यम क्रॉस यन है। यहाँ पे एक कंडीशन आप अच्छे से जान लो कि आव्यूहों का योग। तो आव्यूहों का योग होने के लिए पहली एक शर्त है कि जिन आव्यूहों को आपको जोड़ना है, पहले देखो कि दोनों का क्रम समान होना चाहिए। दिस इज द मस्ट कंडीशन फॉर एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। ओके, यानी कि इफ वी हैव A and B are two matrix and A and B are two matrix are the same order, then the addition of those matrices are possible। यानी कि अगर हमारे पास जिन आव्यूहों को जोड़ना है, अगर उन दोनों आव्यूहों में उसका क्रम समान नहीं है तो आप जोड़ ही नहीं सकते उसको। आप सीधे लिख दो कि यह संक्रिया पॉसिबल नहीं है, ये एक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। यानी कि एडिशन ऑफ दीज टू मैट्रिसेस आर नॉट इक्वल, सॉरी आर नॉट सेटिस्फाइड, नॉट पॉसिबल, तो आप ऐड नहीं कर पाओगे। तो पहली शर्त है कि आव्यूहों को जोड़ने के लिए कि उसका ऑर्डर बिल्कुल सेम होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, तो अगर मान लो ए और बी ऐसे दो आव्यूह ऑर्डर सेम मैंने ले लिया, अब तब हम कहेंगे कि अगर a प्लस बी हमें दिखाना है तो तरीका जरा समझो। पहले इसको ए आई जे यम क्रॉस यन प्लस इसको बी आई जे यम क्रॉस यन, ये भी ले लेते हैं। लेकिन जोड़ते समय ध्यान रखो कि अगर ऑर्डर दोनों का एक ही है तब हम संगत अवयवों को जोड़ सकते हैं। यानी कि हम लिख सकते हैं ए आई जे प्लस बी आई जे यम क्रॉस यन, जुड़ गया। और इन दोनों को आपस में जोड़ने से मान लो उत्तर कुछ नया मिल जाए सी आई जे, तो ये हो जाएगा यम क्रॉस यन। तो ये इस प्रकार से ये दो आव्यूहों को जोड़ने की तकनीकी आपको समझा देगी। लेकिन ये तब समझ में आएगा जब जल्दी से एक एग्जाम्पल देखो। एक आव्यूह ए मैंने लिया है, यहाँ 2 - 3 5 है, 1 0 9 है। ठीक है, और आव्यूह बी मैंने ले लिया, आव्यूह बी मैंने ले लिया -2 5 7 2 -3 0। तो दोस्तों ए और बी को ध्यान से देख लो कि ये 2/3 का ऑर्डर है, ये भी 2/3 का है। इसका मतलब हम इसे जोड़ सकते हैं। अगर ये ऑर्डर सेम नहीं होता तो आप जोड़ ही नहीं पाओगे, वो लिख दो कि इसका योग संभव नहीं है। एडिशन ऑफ दिस टू मैट्रिसेस आर नॉट पॉसिबल। तो आप कह सकते हो। अब इसके बाद अगर मान लो a प्लस बी आपको लिखना है दोस्तों, तब क्या लिखोगे? देखो, संगत अवयवों को जोड़ा जाता है। जोड़ते समय ध्यान रखना, संगत अवयव मतलब कि ये 1 1 प्लेस वाला 1 1 प्लेस के ही साथ जुड़ेगा। तो आप इसको लिख सकते हो 2 - 2। इसी तरह से इसको इसके साथ जोड़ोगे तो -3 + 5। इसी तरह 5 में 7 जोड़ोगे तो 5 + 7। फिर 1 में 2 जोड़ोगे तो 1 + 2। 0 में -3 जोड़ोगे 0 - 3। और ये 9 में 0 जोड़ोगे 9 + 0। और इसका भी ऑर्डर जो आएगा वो 2/3 ही रहेगा, ध्यान रखना। और अब जोड़ के लिख, तो जैसे मैंने यहाँ लिखा था ना, जोड़ के दिखाया। लेकिन अब जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा, जैसे मान लो यहाँ 2 - 2 0 आ गया, ये 5 ऋण 3 2 आ जाएगा, 7 5 ये 12 हो जाएगा, 2 1 3 हो जाएगा, और ये -3 और ये 9 हो जाएगा। दोस्तों ये 2/3। और अब हम इसको ये एडिशन ऑफ दिस टू मैट्रिसेस कह सकते हैं। ठीक है, तो जोड़ते समय ध्यान ये रखना, संगत अवयवों को ही जोड़ा जाता है।
जैसे 1 1 प्लेस है तो 1 1 प्लेस के साथ ही ये जुड़ेगा, इसको गलती से भी इसके साथ जोड़ दिया गया क्वेश्चन। तो इसलिए दोस्तों देखो ये चैप्टर आप जानते हो है बड़ा इजी, लेकिन टफ इसलिए आपको लगने लगेगा या गलतियां आपसे बहुत ज्यादा होती। इस चैप्टर की खास बात है कि है चैप्टर बिल्कुल आसान, लेकिन आपसे मिस्टेक बहुत ज्यादा होते हैं, आपका कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। अब इसमें इसको जोड़ने के लिए कहा, गलती से इसमें जोड़ दिए तो गया क्वेश्चन, इसको इसमें कहा गया इसको इसमें जोड़ दो गया क्वेश्चन। तो इसलिए बड़ा ही कंसंट्रेट रहो हल करते समय क्वेश्चन को, माइंड बिल्कुल फोकस करो, एक छोटा सा मिस्टेक भी आपके मेहनत पे पानी फेर सकता है। इसलिए इसमें रूल रेगुलेशन सब समझ में आएगा, इजी भी है, लेकिन आप अपने से अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लोगे, फॉल्स कर जाओगे, गलत कर जाओगे, जो तरीका बताया जा रहा भटक जाओगे कहीं, मतलब अनजाने में इसमें गलती ज्यादा हो जाती है। इसलिए कहा जाता है कि इसको सॉल्व करते समय बिल्कुल अलर्ट रहा जाता है, माइंड बिल्कुल फोकस अपना रखोगे। तो ये तो एडिशन मैंने समझा दिया दोस्तों, और बिल्कुल देखो एडिशन में समझा दे रहा हूं, आव्यूहों का योग है, लेकिन आव्यूहों का अंतर अगर करोगे, घटाना जिसको कहते हैं, बिल्कुल सेम प्रोसेस। जैसे अगर मान लो ए और बी है, घटेगा तभी जब ये ऑर्डर सेम होगा, घटाना होगा तो बस जहां मैंने प्लस किया आप माइनस कर दो, यहाँ भी माइनस करोगे, तो इसके बाद भी इसका कुछ आंसर आ सकता है, भाई CIJ है, घटाने पे कुछ और है। तो बिल्कुल अब जैसे हमने यहाँ पे जोड़ रहे थे, अब क्या करोगे आप, घटा देना, यहाँ माइनस लिखोगे तो ये चिन्ह बदल जाएगा सब, तो उसे आप इजीली समझ सकते हो। जोड़ और घटाने का रूल बिल्कुल सेम है दोस्तों, लेकिन गुणा यानी कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिसेस वो थोड़ा अलग है, उसको हम अभी बाद में पढ़ेंगे दोस्तों। पहले ये जोड़ और घटाने पे आधारित जो टॉपिक था वो मैंने समझा दिया। आव्यूहों का योग और अंतर समझ के, दो आव्यूहों का मतलब जोड़ घटाना करना है तो कैसे करोगे, क्लियर हो गया ना। अच्छा, अभी दोस्तों इस पे देखो कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं इसके। प्रॉपर्टीज मीन्स कि जैसे ये किस किस नियम का पालन करता है, जो एडिशन है वो किस किस नियम का पालन करता है, जल्दी जल्दी ये भी देख लो। जैसे पहला नियम है इसमें क्रम विनिमय नियम, क्रम विनिमय, साहचर्य, योज्य तत्समक, गुणात्मक तत्समक या गुणात्मक प्रतिलोम, क्रम विनिमय को दोस्तों हम लोग बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ। साहचर्य को दोस्तों बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, और योज्य तत्समक यानी कि एडिटिव आइडेंटिटी, और ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है दोस्तों, ये इतने नियमों का ये पालन करता है, जो योग होता है आव्यूह का, ये इन सभी नियमों का पालन करता है। क्रम विनिमय का मतलब जैसे दोस्तों मान लो हमारे पास A और B दो आव्यूह हैं, जैसे सपोज करो A B C ये तीन आव्यूह हैं सभी, ठीक है। तो इसमें यह कहा गया कि अगर A प्लस B का जो आंसर आएगा वो B प्लस A का भी आएगा। दोस्तों ये सब प्रूफ भी किया जा सकता है, प्रूफ भी किया जा सकता है सभी के ऑर्डर को लेकर के, लेकिन मैं केवल आपको समझा दे रहा हूं किस प्रॉपर्टी को होल्ड करता है टोटल। तो A प्लस B बराबर B प्लस A होता है, इसी को कम्यूटेटिव क्रम विनिमय, जैसे कि A प्लस B कहो चाहे B प्लस A कहो, दोनों में फर्क नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद साहचर्य नियम में आ जाओगे तो इसमें कहा गया कि जैसे A में B जोड़ने के बाद इसमें C जोड़ो, चाहे B प्लस C करने के बाद इसमें A जोड़ो,
कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी को हम लोग साहचर्य नियम, योग का साहचर्य नियम, ये योग का क्रम विनिमय नियम बोला जाता है। योग का क्रम विनिमय नियम, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन और ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। तो इसको हम लोग साहचर्य नियम के नाम से जानते हैं। लेकिन ये दोनों चीजें जरा जानिए अच्छे से कि योज्य तत्समक दोस्तों क्या है। देखो योज्य तत्समक एक्चुअल में क्या है कि जब किसी आव्यूह में किसी ऐसे आव्यूह को जोड़ा जाए कि उस आव्यूह पर कोई फर्क ना पड़े, वो आव्यूह खुद मिल जाए तुरंत। जैसे मान लो हम ए में अगर 0 आव्यूह जोड़ें, चाहे 0 में ये आव्यूह जोड़ें, तो आंसर ए ही मिलेगा ना, मिलेगा। अगर ऐसा मिला तो हम इस समय जो आप देख रहे हो 0 0 दिख रहे हो, एक्चुअल में मैंने ओ लिखा है, तो इसी को हम ओ को आप बोलोगे, इसी का नाम है एडिटिव आइडेंटिटी। यानी कि ऐसा आव्यूह जिसमें एक ऐसे आव्यूह को जोड़ा जाए कि उस स्वयं वो आव्यूह प्राप्त हो जाए, उस पर कोई प्रभाव न पड़े, तो हम कहेंगे कि जो जोड़ा गया है इसी का नाम है एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। हिंदी में दोस्तों योज्य तत्समक के नाम से जानते हैं। तो आप सिंपल बस ये याद रखना कि जो शून्य आव्यूह है, शून्य आव्यूह, उसी को हम लोग योज्य तत्समक के नाम से जानते हैं। अब ये किसी भी ऑर्डर का हो सकता है, जैसे जिस ऑर्डर का ये रहेगा उसी ऑर्डर का ये होना चाहिए। ये 2x2 का है तो ये भी 2x2 का, 3x3 का तो ये भी 3x3 का, ऐसे। तो जो शून्य आव्यूह को ही हम लोग एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, तो योज्य तत्समक कहते हैं, ठीक है। इसके बाद गुणात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है, जैसे मान लो हम सॉरी इसको हम लोग योज्य प्रतिलोम, क्योंकि गुणा नहीं है दोस्तों, सॉरी, तो ये योज्य तत्समक योज्य प्रतिलोम इसको हम लोग बोलते हैं, क्योंकि गुणा का रूल तो हम पढ़ नहीं रहे हैं। योज्य प्रतिलोम, ठीक है, या इसको एडिटिव इनवर्स कहेंगे, यही है, नीचे उतार लेना, इसको एडिटिव इनवर्स कहते हैं दोस्तों, सॉरी इस मिस्टेक के लिए। तो अब आ जाओ इसमें कि योज्य प्रतिलोम का मतलब दोस्तों ये होता है किसी आव्यूह में अगर एक ऐसा आव्यूह जोड़ा जाए कि हमें योज्य तत्समक प्राप्त हो जाए। फिर से सुनिएगा कि एक आव्यूह में कोई ऐसा आव्यूह जोड़ा जाए कि हमको योज्य तत्समक प्राप्त हो जाए, तब जिसको जोड़ा गया है हम कहेंगे कि ए का जो माइनस ए है ये योज्य प्रतिलोम है। यानी ए का योज्य प्रतिलोम माइनस ए होगा। उसी प्रकार माइनस ए का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो ए का योज्य प्रतिलोम माइनस ए, माइनस ए का योज्य प्रतिलोम ए। यानी अब आप इसको कह सकते हो कि एडिटिव इनवर्स ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस ए एंड एडिटिव इनवर्स ऑफ माइनस ए इज इक्वल टू ए। तो ये एडिटिव इनवर्स होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों अभी तक हमने पूरा जब दो आव्यूहों को जोड़ घटाना को समझ लिया ना। अब जल्दी से एक टॉपिक दोस्तों, समय ज्यादा है इसलिए अभी ज्यादा होगा। अब एक टॉपिक आपको मैं अगर बता दूंगा तो आप एक्सरसाइज सॉल्व करना स्टार्ट कर दोगे। केवल एक टॉपिक जल्दी से और देख लो तो आप न्यूमेरिकल जो एक्सरसाइज प्रॉब्लम वो आप हल कर सकते हो। जरा देखो क्या है वो। उसमें हम ये पढ़ेंगे कि किसी आव्यूह में एक अदिश का गुणन, किसी आव्यूह में एक अदिश का गुणन, ठीक है। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। मतलब ये कहने जैसे मान लो कि एक कोई आव्यूह है m क्रॉस n का, आप अगर इसमें k का मल्टीप्लाई दोस्तों करना चाहते हो तो इस k को जब अंदर लेके जाओगे, बस इतना ख्याल रखना कि इस k का गुणा सभी एलिमेंट में आपको करना है। यानी कि इसको हमें लिखना पड़ेगा kij एंड m क्रॉस n। लेकिन ये भाषा थोड़ी कम समझ में आती है शुरुआत में,
शुरुआत में ये भाषा कम समझ में आएगी। ऐसे देखो, जैसे आपके पास एक आव्यूह है दोस्तों, और हम यहाँ पे लिख दिए ए बी सी एंड एक्स वाई जेड, ठीक है। अब हम दोनों पक्षों में के का गुणा करना है, तो के अगर गुणा करोगे, चलो अभी फिलहाल लिख देते हैं यहाँ पे ए बी सी एक्स वाई जेड ये, ठीक है। लेकिन जब के को अंदर ले जाओगे दोस्तों, तो इसका गुणा तब माना जाएगा जब के का गुणा सब में करना होगा, जितना भी दिख रहा है मैट्रिक्स, आप जितना भी एलिमेंट है। यानी इसको लिखोगे के ए के बी के सी के एक्स के वाई एंड के जेड, अब इसका गुणा माना जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि यदि किसी मैट्रिक्स या किसी आव्यूह में अगर किसी अदिश का गुणा करना है, तो उसके सभी अवयवों में गुणा करने पर तब माना जाएगा कि उसका आव्यूह में गुणा हो गया, ठीक है। तो जब गुणा आप ऐसे कर सकते हो, तो एक चीज और ध्यान रखना, अलर्ट रहना कि इसमें कॉमन की प्रक्रिया भी ली जाती है। जैसे मान लो अब इसी के आगे कोई कहे कि इसमें से हम के अगर कॉमन ले लें, बाहर निकाल दे ऐसे, तब सब में से निकालना पड़ेगा कॉमन, ध्यान रखिएगा। जैसे सब में गुणा करते हो तो सब में से कॉमन भी निकाला जा सकता है बाहर साइड, तो समझ में आ गया होगा। जल्दी से, अगर जैसे मान लो हमारे पास एक आव्यूह ऐसे यक्स है, इसमें 1 2 3 -2 है। अब 2x का मान अगर कोई पूछ दे तो सब में 2 का गुणा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 2 जा -4, हो गया गुणा, ठीक है। तो दोस्तों अब तक इसमें जो आपको बताया गया आव्यूह से संबंधित बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया। क्या था बेसिक कॉन्सेप्ट में जो जो बातें आपको बताई गई वो अच्छे से जान लीजिए। और अब जो है अपने एक्सरसाइज का जो पहला एक्सरसाइज होगा दोस्तों, उसके क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। अभी कई एक्सरसाइज मिलेंगे आपको, लेकिन पहला एक्सरसाइज बिल्कुल एडिशन पे है और इसी मल्टीप्लिकेशन पे है। तो इस बेस पे आप अपने एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हो। तो आगे आप पढ़ना जारी रखो दोस्तों। ये क्लास 12th का आपका चैप्टर नंबर 4 है। ध्यान रखिएगा, मैंने पहले बोलिए 13 मार्क्स इसके लिए अलॉटेड है। तो दोस्तों फिर से मैं बोलूंगा, हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ 3 बातों के लिए, हर वीडियो में आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, उसको जरूर करिए। पहला काम, YouTube पर जाइए, लिखिए वहां पे साहनी सर जमानिया, YouTube पे सर्च करिए साहनी सर जमानिया लिख करके मेरे सारे वीडियोज आपको दिखेंगे। और उसमें दोस्तों होगा एक जगह सब्सक्राइब लिखा होगा, सब्सक्राइब उसको दबाइए, और उसमें आइकन बेल घंटी लगी होगी वहां उसको दबा दीजिए। और तीसरा काम लाइक बटन, जो अंगूठा ऐसे खड़ा वाला, नीचे वाला मत दबाना, खड़ा वाला, ठीक है ना। हाँ, खड़ा वाला अंगूठा वाला जो होगा उसको दबाना, तो वो लाइक सेक्शन है। इससे दोस्तों हमारा थोड़ा बस हौसला बढ़ेगा और कुछ नहीं है। लेकिन जितना हौसला हमारा आप अब रखोगे, मैं फिर वादा करता हूं ये वीडियो आप सबके लिए बहुत फायदेमंद होंगे। और दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए वीडियो उपयोगी होगा, ये ध्यान रखिएगा। दोनों स्टूडेंट्स इसको अच्छे से फॉलो करिए, सब्सक्राइब करके रखिए, और मैं क्रम से आपको भेजता रहूंगा वीडियो। तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू।